राग दरबारी जैसी अमर कृति के रचयिता दिवंगत लेखक श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में दिया जाने वाला श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान इस बार रांची के लेखक कवि रणेंद्र कुमार को दिया गया। रांची में 31 जनवरी को आयोजित एक समारोह में उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ 11 लाख रुपए के चेक से नवाजा गया। झारखंड के ये पहले साहित्यकार हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। इतनी बड़ी राशि हिंदी संसार में किसी भी सम्मान पुरस्कार में नहीं दी जाती है। रणेंद्र ने विज्ञान में स्नातक किया है और राज्य प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं। 1999 से 2005 के बीच कांची त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया। ये चर्चा में तब आए जब उनकी कहानी रात बाकी को कथा देश की अखिल भारतीय प्रतियोगिता 2005 में प्रथम स्थान मिला। अभी तो हत्यारे की हंसी से झड़ते हर सिंगार की मादकता से मताए मीडिया के आठों पहर शोर से गूंजता दिगंत हमें सुई की नोक पर अवकाश देना नहीं चाहता। अभी तो राजपथ की एक एक इंच सौंदर्य सहेजने और बरतने की अद्भुत दमक से चौंधियाई हुई हैं हमारी आंखें। अभी तो राजधानी के लाल सुर्ख होंठों के लिए रजने भर से असंख्य जीवन पंक्तियों से दूर छिटके जा रहे हैं। अभी तो जंगलों, पहाड़ों और खेतों की एक आभासी कुरुक्षेत्र बनाने की तैयारी जोर पकड़ रही है। यह समय की जीवंत तस्वीर रणेंद्र की एक कविता की पंक्तियां हैं। वही रणेंद्र जिन्हें अभी एक रोज़ कबल सबसे बड़ा हिंदी का सम्मान श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान से नवाजा गया है। रणेंद्र हमारे झारखंड के एकमात्र वाहिद और अकेले साहित्यकार हैं जिन्हें इतना बड़ा सम्मान मिला है, और ये सम्मान देश का भी सबसे बड़ा सम्मान है। इतनी बड़ी राशि मुझे लगता है व्यास सम्मान और शलाका सम्मान में भी नहीं दी जाती है। शायद यही सबब है कि फॉलो अप की टीम मैं, शेरोज़ कमर और हमारे साथी सन्नी शारद उनके दुआरिया मोरा आबादी रांची घरौंदा पहुँचे हैं। तो हम सब उनका स्वागत करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। रणेंद्र जी, आपका हमारी टीम की ओर से जोहार है। जोहार सरोज जी, जोहार सन्नी सरद जी और फॉलोअप की सारी टीम को और अपने दर्शकों को सबको जोहार बोलता हूं और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे यहाँ पधारे हैं। स्वागत है आपका। रणेंद्र जी, साइंस में ग्रेजुएशन किया आपने, लेकिन अचानक कविता कहानी की ओर कैसे आ गए? मैंने विज्ञान ज़बरदस्ती ही पढ़ा था। पिताजी मेरे हिंदी के प्राध्यापक थे, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, और विभाग अध्यक्ष थे। और वहाँ जो साहित्य अकादमी थी वो उस जिले की, तो उसमें सक्रिय रहते थे और हर 15 दिनों पे घरों पे गोष्ठियाँ हुआ करती थी उन दिनों। तो जब मैं हाई स्कूल में पहुँच गया था तो वो पिताजी के मित्रों ने और पिताजी ने भी वो प्रोत्साहन देने के लिए कि कुछ सुनाइए, तो कुछ तुकबंदियाँ करके, कुछ पैरोडी करके मैं सुनाया करता था। तो कुछ अच्छी पैरोडियाँ मैंने की तो पिताजी ने छपवा भी दी, तो मैं कविताएं करने लगा। ऐसे भी सोशल साइंस में ज़्यादा नंबर आते थे, लेकिन पिता चूँकि हिंदी के प्राध्यापक थे, वो उनको लगता था कि बच्चों को विज्ञान पढ़ना चाहिए। ऐसे भी जो अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं, पिता जो है अपने पुत्रों पर ही थोपा करते हैं। ये मध्यवर्गीय एक परंपरा बनी हुई है। तो न चाहते हुए भी वो इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं बना, मैं इंजीनियर नहीं बन सका। मेरे छोटे वाले भाई को डॉक्टर बनाना चाह रहे थे तो वो बन गए डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, डॉक्टर विजयन जी। लेकिन मैं फिर वो विज्ञान में स्नातक करके फिर प्रशासनिक सेवा में आ गया। ये इतना बड़ा सम्मान आपको हासिल हुआ है, मतलब ऐसा आपको नहीं लगता है कि अब चलो यार बहुत कुछ लिख लिया, अब नहीं लिखना, या ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी का एहसास बढ़ गया है? जिम्मेदारी का एहसास ही बढ़ा है और ये लग रहा है कि जिस दिशा में मैं सोचता हूँ और जो लिखने की कोशिश करता हूँ वो कहीं ना कहीं वो रेखांकित हो रहा है, और एक मनोबल बढ़ने का, आत्मविश्वास बीच बीच में जो डगमगाता है, उस आत्मविश्वास को एक संबल मिलने का। उसके अलावा जिनकी वेदना, जिनकी विलाप और जिनके आह को मैं शब्द देता रहा हूँ, या जिनकी कहानियाँ मेरे माध्यम से प्रकट होती रही हैं, तो उनका भी ये एक रेखांकन है कि उनकी भी चीज़ें या उनको मान्यता मिल रही है मुख्यधारा में। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पुरस्कार है इफ्को का, एक तो किसानों का, ये दुनिया का सबसे बड़ा सहकारी संगठन है और 2011 से इसने केवल किसानी नहीं, किसानी जहाँ प्रकट हो रही है संस्कृति के जिन क्षेत्रों में भी, उसको रेखांकित करने के लिए पुरस्कार
विद्यासागर नौटियाल और शेखर जोशी और संजीव जैसे बड़े बड़े नाम जिनका प्रभाव हम लोग के जीवन और लेखन पे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि आदिवासी अभी तक किसान नहीं माना जा रहा था। 1767 से उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व वसूली के तरीकों के खिलाफ, जो शोषण के खिलाफ ही क्रांति शुरू की थी, लेकिन किसान की क्रांति मानी जा रही थी 1857। बिरसा मुंडा और जतरा टाराम भगत और वीर बुद्धू भगत और सिद्धो कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो वगैरह की क्रांति को, नीलांबर पीताम्बर की क्रांति को, गंगा नारायण सिंह की क्रांति को किसानों की क्रांति नहीं माना जा रहा था। इस बार वो उन्होंने आदिवासी को भी किसान मानते हुए और उनसे उन पर लिखी हुई उनके दुखों की, उनके विलाप की रचनाओं को पुरस्कृत किया है। तो ढंग से एक अपने गलती का परिमार्जन, या एक मुख्यधारा ने जो काट के रखा था एक अन्य के तौर पर देख रहे थे आदिवासी को, उसके गलती का निवारण करने की कोशिश की है, मेरा ये मानना है। ऐसा नहीं, सही कह रहे हैं आप। और एक सवाल हालांकि उसका जवाब आप दे चुके हैं पहले सवाल में, वो ये है कि क्या आपने भी कविता से शुरुआत की या कहानी लिखी पहले? कविता ही की थी मैंने, आप सब परिचित है कि कविता ही मैंने की थी। और चूंकि जहाँ से मैं आ रहा था, जिस मगध क्षेत्र से, तो वहाँ वो निजी सेना और नरसंहारों की एक श्रृंखला चल रही थी और एक लड़ाई चल रही थी लगातार, सारे सामंती और सवर्ण मिलिशिया से। तो कविताएं वहीं से, उसी आक्रोश से और उसी नरसंहार के वो बहते हुए रक्त को एक श्रद्धांजलि देने के, फिर वो राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ तो उसके प्रतिकार में, तो उस ढंग से रचनाएं आ रही थी। फिर जब मैं यहाँ आया तो सभ्यता और संस्कृति ने जिस ढंग से आदिवासियों को, तो वो एक तरह से ठेल कर, तो यानी कि आप कह सकते हैं या आपका ये मानना है कि पोएट्री से आप जब फिक्शन की तरफ आते हैं उसका एक कारण आदिवासी है या झारखंड है? वो मेरे जीवन के अनुभव हैं कि जब अनुभव ठसाठस हो गया और वो कविताओं में नहीं अटने लगा है, क्या कि मन की मिट्टी गीली हो और वो कहीं से भी वो संवेदना जब छलकने रही हो, तो वो सब लोग वो कविता को ही, वो आप देखिए कि आह से जो है वो गान ही निकलता है। मैंने आप भी जमीन के लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो रोते समय भी, विलाप करते समय भी आदमी गाता है और जाता चलाते हुए, रोपाई करते हुए भी गाता है। तो गान जो है हमारी मूल संवेदनाओं को के प्रकटीकरण का सबसे सहज और बहुत सर्वव्यापी माध्यम है, और वो कब से शुरू हुआ है नहीं कह सकता है कोई भी। लेकिन जब वो यथार्थ इतना विकट होने लगा कि वो कविताओं में नहीं अटने लगा, तो मैंने कहानियाँ लिखनी शुरू की। और पहला जो कहानी मेरी, मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि कहानियों के बाद ही जो मैंने अपने 89 में जो मेरी पोस्टिंग थी रोहतास में, और दुर्गावती जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र में जो चेरो लोग आ रहे थे, उनके पुनर्वास और आंदोलन पे वो रात बाकी कहानी, वो प्रथम पुरस्कार आ गई, बरवर राव ने सम्मानित पुरस्कृत किया मुझे। तो वो जो मेरे जीवन के अनुभव थे, मेरी सर्विस ने जिस ढंग से ग्रास रूट से और वहाँ के दुखों से परिचय कराया, तो वो कविताओं में नहीं अट रहा था, तो फिर रचनाओं में आना शुरू हुआ। नहीं, ग्लोबल गांव का देवता पहला उपन्यास आपका, और 10 से सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में माना गया था, एक सर्वे के में माना था। जी हाँ, नहीं, गायब होता देश नहीं, ग्लोबल गांव का देता। गायब होता देश तो आपके 500 की सूची में शामिल हुआ था, जो तेजी से बिक रहे थे। गायब होता देश 30 सालों में जी 10 उपन्यासों में इंडिया टुडे के सर्वे में शामिल हुआ। हाँ, शामिल हुआ था। और उसके बाद ये मुझे लगता है, नहीं, ये ग्लोबल गांव का देवता ही था या ये गायब होता देश, जो कि 500 की सूची में शामिल हुआ था, जो तेजी से बिक रहे थे पूरी दुनिया में, ऐसे नावल थे। और उसके बाद आपने कहानी रात बाकी की चर्चा की, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आदिवासी तो केंद्र में है और झारखंड केंद्र में है। क्या यही कारण रहा उसके चर्चा में रहने का? क्या यही कारण रहा उसके ज़्यादा मतलब मशहूर होने का? देखिए, है क्या कि आदिवासियों पे नहीं लिखा गया है, ऐसा एकदम नहीं है। आप राजेंद्र अवस्थी और रांगे राघव और सानी और हमारे यहाँ योगेंद्र सिन्हा जो फॉरेस्ट के बड़े अधिकारी थे, श्री प्रकाश मिश्र, तो बहुत लिखा गया है उस पर। लेकिन जब आप दृष्टा भाव से, दर्शक भाव से, अन्य भाव से लिखते हैं कि हम कोई देख रहे हैं उनको और वो उनकी चीज़ों को हम रेखांकित कर रहे हैं, तो वो बात नहीं आ पाती है। तो संजीव जी ने शुरू की वो संवेदना को महसूस करके, चूँकि स्वयं भी वो
जो गरीबी का गरीबी भी आर्थिक गरीबी का जो स्वरूप है वो संजीव ने खुद भी झेला था, उसी ढंग के परिवार से आते थे। तो वहाँ जो है सावधान नीचे आग है और धार और पांव तले की डूब और जंगल जहाँ शुरू होता है, या फिर अलमा कबूतरी देखिए वहाँ मैत्री पुष्पा का, मैत्रेय पुष्पा। या फिर वो आप देखिए गगन घटा गहरानी को, तो या विनोद कुमार के समर से में वो सारी लड़ाइयाँ महाजनी के खिलाफ और वो दिसम गुरु का सारा संघर्ष, विनोद कुमार जी की रचना। जी। तो इस ढंग की चीजें जब आने लगी तो परिदृश्य बदलने लगा। लेकिन जब ग्लोबल गांव का देवता आया और वहाँ पूरे मिथकों को चुनौती दी गई, और वो वैदिक काल से जिस असुर को आप एक दानवीकरण करने की प्रक्रिया चलाए हुए हैं ब्राह्मणीकरण के संरचनात्मक सामाजिक व्यवस्था के तहत, कि जो हार गया है, जो पराजित है, वो कुछ भी हो, वो सारा अन्याय और सारा असत्य सब उसी के माथे पे, उसको दानव ही कर दीजिए। उस ढंग से चीज़ें आनी शुरू हुई। तो और जो मिथकीकरण किया गया है यथार्थ का, या दानवीकरण किया गया है समुदाय का, जिसका सब कुछ आपने भी एक बातचीत में कहा है, शायद समालोचन पर बातचीत आपकी आई है मनोज मोहन के साथ, शायद आपने उसमें कहा कि नहीं ये सुर असुर की बात थी ऋग्वेद के दौर में, ऐसा इनका वर्णन है। अब बाद में कुछ और बातें आने लगी। हाँ, वो जो अग्नि ऋषि का अंगिरा ऋषि जो है, तो अंगिरा ऋषि वो कम्युनिटी बने, वो बहुवचन है, प्लुरल है, वो जो लोग भी अग्नि और धातु की खोज में रहे, तो वहाँ से वो ऋग्वेद में श्लोक हैं कि वहाँ से अलग ही परंपरा एक शुरू हो गई। और जो असुर की जो एक उपजाति है अगरिया, वो अंगिरा का ही एक अभ्रंश है अगरिया का। तो वो कुछ चीज़ें वहाँ से जुड़ती हुई दिखती हैं, कितना यथार्थ है वो तो शोध के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतना सत्य है कि असुर भी कारीगर जाती है, और उसके लोहा और इस इलाके के हाथी के बल पे ही मगध ने पहला साम्राज्य खड़ा किया। और सिकंदर की सेना जो वापस गई, तो वो नंदवंश की सेना की जो 1 लाख हाथियों की सेना थी, वो उसके कारण ही वो हाथी देखा ही नहीं था। और वो मौर्य वंश के समय पूरे देश को लगभग एक सूत्र में बांधने का कारण यह था कि लोहा के जो हथियार थे वो केवल मौर्यों के, मगध के पास थे, बाकी लोग तांबा का हथियार उस समय इस्तेमाल कर रहा था। तो ये ताकत थी असुरों के लोहे की। कहते हैं कि जो वहाँ कुतुब मीनार के पास जो वो लाट है लोहे का, वो यही लोहा है। लेकिन ये हमने समास 19 में एक इंटरव्यू पढ़ा है उदयन वाजपेयी या किन्हीं का, कि वो मध्य प्रदेश में भी जो अगरिया थे, तो अंग्रेज कलेक्टर ने जो है उनको चुनौती दी थी कि एक नदी में, बहती हुई नदी में लोहे का पुल झूलता हुआ बनाने का, और उन्होंने 2 महीने में बना के दिखा दिया था। तो ये कौशल, एक देशज वैज्ञानिकता और तकनीक से लैस जो जाती थी, उसको ठेलते ठेलते आप धरती के आखिरी छोर पे, उस पहाड़ के उस पार्ट पे पहुंचा दिए हैं जहां उसके आगे फिर कोई धरती ही नहीं है। और वहां भी 40 साल से अब उसके पैरों के नीचे से बॉक्साइट निकाल रहे हैं। तो अंततः समुदाय के तौर पे वो नष्ट होना उसका निश्चित है। जो अवसंभावी मृत्यु है, उस मृत्यु के आहट को पदचिन्हों को या आहट को लिखने का काम, या उसके स्वरों को वहाँ उतारने का काम ग्लोबल गांव के देवता ने किया था। ग्लोबल गांव के देवता ने पूरा परिदृश्य ही बदल दिया आदिवासियों को और उनकी संस्कृति को देखने का। इसलिए उसकी महत्ता है, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हिंदी साहित्य के लिए। यानी कि आप मानते हैं कि ये जो सम्मान है, ये आदिवासी लेखन की स्वीकृति है? यानी लेखन की स्वीकृति है या नहीं है, लेकिन आदिवासी समस्याओं को मुख्यधारा एक सकारात्मक दृष्टि से देखना उसने शुरू किया। और अब तक जो सारी पौराणिक गाथाओं में उसका दानवीकरण किया गया था, राक्षस और दैत्य और दानव और असुर के तौर पे, उन कहानियों को उलट कर समझने की, डिकोडिंग करने की कोशिश की। ये तो मानिएगा। माध्यम में भला मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी पोस्टिंग हो गई, मैं उनकी आत्मीयता में पा सका, उनसे मित्रता हो सकी, उनकी कहानियाँ किस्से में सुन सका, और वो उनके दुखों का साझेदार बन सका, उनकी लड़ाइयों में उनके साथ खड़ा हो सका, और उसके कारण से रचना में वो जीवंतता आई। लोग उसको नहीं, एक ये कहा जाता है कि आदिवासी जो लेखन है, एक तो एक जो आदिवासी है वो लिख रहा है, एक ये कहा जाता है कि जो गैर आदिवासी वो लिख रहा है। एक बहस है, लंबी बहस मैं नहीं चाहता। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपने जो लिखा है, मुझे लगता है कि एक आदिवासी की दृष्टि से वो लेखन है। आप क्या कहते हैं? देखिए, ब्राह्मणीकरण का हम या ब्राह्मणवाद का विरोध क्यों करते हैं? एकमात्र उसका ये है कारण कि वो जन्म के आधार पर भेदभाव करता है। वो जन्मना भेदभाव पर वो आधारित है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है,
आपको उस नज़र से हम देखेंगे। अगर आप जन्म के आधार पे अन्य विमर्शों में भी तय करना शुरू करेंगे तो आप में और ब्राह्मणवाद में फर्क क्या है? तो आप देखिए कि संवेदना कहाँ से आ रही है। आप देखिए कि वो स्वानुभूति है कि वो दर्शक और सहानुभूति वाली दृष्टि है। आप देखिए कि वहाँ आदिवासियत है कि नहीं। आप देखिए कि वहाँ सहजता और समता का बोध है कि नहीं। आप देखिए कि वहाँ स्त्री किस रूप में आ रही है। आप देखिए कि वहाँ प्रकृति किस रूप में आ रही है। अगर एकात्मता बोध है वनस्पति और सारे जीव जगत से, अगर स्त्री वहाँ सहकर्मी या साथी के तौर पे आ रही है और वो समता का बोध है अगर कण कण में, तो आदिवासियत वही है। जन्म कहाँ हुआ है अगर ये दुम उठाकर देखेंगे तो आप में और किसी ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं है। जे अभी एक सियासतदान का एक बयान बड़ा चर्चा में है। नहीं नहीं, बात सुन लीजिए, हम लोग एडिट कर लेंगे अगर आपको ये होगा तो आपका एक नावल है गायब होता देश, जिसमें आपने रियल इस्टेट की बात की है और एक इंटरव्यू में आप कहते भी हैं कि आदिवासी टोलियां जो है, बस्तियां जो हैं, शहर से गायब होती जा रही हैं। तो क्या सच में शहर से आदिवासी बस्तियां गायब हो रही हैं? सर, आप पत्रकार हैं, आप पता कर सकते हैं कि क्या था। मतलब कि राजधानी पहले के, अब 94 में केवी सक्सेना एक रिपोर्ट करते हैं यहाँ इसी भूमाफिया और यही जमीन के गलत हस्तांतरण के खिलाफ 94 में, कि अब कोई मतलब कि जो भी हस्तांतरण हो रहा है जमीन का, उसमें अधिकांश वो जो हस्तांतरण है वो गलत तरीके से हो रहा है। 94 में कहा जा रहा है। उसके बावजूद भी आपके यहाँ अपार्टमेंट बन रहे हैं और बंगले बन रहे हैं और कोठियां खड़ी हो रही हैं। किससे हो रहा है? इसका अर्थ है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ उसमें माफिया है, एक गिरोह काम कर रहा है जो आदिवासी जमीनों को लूट रहा है। तो अगर लूट है वो और आप उसके गवाह हैं तो वो इस पर कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, रियल एस्टेट की भूमिका यही आपके यहाँ केवल सीमित थोड़ी ही है। अब जाके देखिए वहाँ जो जिसको एनसीआर कह रहे हैं, हरियाणा और उन इलाकों में, वहाँ आप देखिए कि वहाँ जो गरीब किसानों की जमीन लुटवाने में बड़े किसान जो हैं, जो ऑडी में चलते हैं और BMW में चलते हैं, वो दलाल के रूप में किस ढंग से भूमिका निभा रहे हैं। तो ये रियल एस्टेट का पूरा एक ग्लोबल फेनोमेना है जो गरीब लोगों की ज़मीन को किस ढंग से हथियाना है। एक बीच में प्लॉट खरीद लीजिए, फिर सारे की प्लॉटिंग कर दीजिए, बेचना शुरू कर दीजिए, मजबूर होकर बेच के जाएगा वो, घेर दीजिए उसको। तो ये सब तो टैक्टिक्स आपने भी देखा होगा। आखिर कहाँ गई सारी आदिवासी बस्तियाँ, कहाँ कहाँ खो गई इन अपार्टमेंट्स की भीड़ में? ये संतोष अर्श के साथ बातचीत आपकी एक पढ़ी मैंने, उसमें एक दो सवाल है जो मुझे लगता है पूछा जाना चाहिए। एक ये कि आप क्रिकेट को कहते हैं कि जुआ है, ऐसा क्यों? मैं खेल कूद और युवा कार्य विभाग का भी निदेशक रहा 3 साल तक, और एक खिलाड़ी जो है वो हॉकी का हो, आर्चरी का हो, फुटबॉल का हो, वेट लिफ्टिंग का हो, किसी भी खेल का जो ओलंपिक में मान्यता प्राप्त खेल हैं, तो पूरा जीवन लगाता है, वो पूरा जीवन लगाता है, ओलंपिक तक पहुंचता है, कुछ मेडल भी लाता है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल लेकर आता है। हमारी छाती फूलती है, हम उनको स्वागत करते हैं। लेकिन जो मीडिया है या एक पिछले 30-40 सालों से जो एक मध्य वर्ग का जो मानस तैयार किया गया है, एक बरमुडा त्रिभुज बना दिया गया है, जिसमें एक तरफ वो बॉलीवुड है, एक में राजनीतिज्ञ हैं और एक एंगल में जो है वो क्रिकेटर्स हैं। तो ये बरमुडा ट्रायंगल में बाकी सारे सब लोगों की उपलब्धियां जो हैं वो गायब हो जा रही है। माने एक खिलाड़ी में आप कैसे फर्क कर सकते हैं भाई? झारखंड में हॉकी, फुटबॉल, एक हॉकी खिलाड़ी जो बचपन में शुरू कर रहा है, जो पैदा होते ही वो, मतलब आप हॉकी के, आप अगर हमारे खूंटी और वो सिमडेगा और गुमला के गांव में घूम कर देखिए, आदिवासी गांव में, तो बच्चा जब वो ठीक से चलने भी नहीं शुरू करता है, उस समय भी वो जो है वो बांस वाला छोटे से टुकड़े से वो हॉकी खेलता है। कहाँ आपको मिलेगा ये बताइए? तो पूरी दुनिया किसी कोने में नहीं मिलेगा। और वो उपलब्धि भी करता है, ओलंपिक तक पहुंचता है। ओलंपिक में मेडल दिलवाया है सिल्वास्टर डुंगडुंग ने और लोगों ने। लेकिन क्यों नहीं है? आप देख लीजिए वहीं पे जाके, जहाँ पे आदरणीय धोनी जी की अट्टालिका है, वहीं सिल्वास्टर डुंगडुंग की भी छोटी सी कोठरी है। उसने भी कभी वो मास्को ओलंपिक में स्वर्ण दिलाया था, उसी सिल्वास्टर डुंगडुंग ने। तो क्यों नहीं लोग जानता है सिल्वास्टर डुंगडुंग को? और धोनी को लोग जानते हैं। धोनी को पूरी दुनिया में जान रहा है लोग। अब झारखंड को धोनी के माध्यम से जाना जाता है। तो किसने क्रिएट किया ये?
इसके पीछे हाँ, क्या किसने नैरेटिव सेट किया, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे पूंजी ने किया। जो पूंजी संचालित कर रही है मीडिया को, जो पूंजी संचालित कर रहा है बाजार को, जो उनकी चीज़ों को बेचने में सहयोगी होगा वो हीरो होगा, वो दिखाया जाएगा, जो दिखेगा सो बिकेगा। दोनों चीज़ों को बेच रहे हैं, दिख रहे हैं, इसलिए बिक रहे हैं। पूंजी का खेल है। सही हमारे मॉडल नहीं हो सकते हैं। जी, ये एक बात चीज़ आपने कहा था कि वो जो 9वीं क्लास में आप थे रणेंद्र जी, तो कविता लिखी थी आपने, और पिताजी के जो पिताजी आपके चोड़ी थे हिंदी के, और गोष्ठी घर में हुआ करती थी, तो वो कविता कौन सी थी अगर याद हो तो? और नहीं ध्यान में है, पैरोडी वगैरह कुछ रही होगी। वो कब की बात है मैं भूल गया हूँ। किस क्लास में? हाँ, 9th में थे आप। अच्छा, एक और है कि पिताजी आपके ठेठ दक्षिणपंथी थे और आपका वाम की ओर झुका हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो हमारा मध्य वर्ग है ना, जहाँ सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिखती हैं, गुडी गुडी लगता है, सब कुछ बढ़िया दिखता है, तो वो जब रोजगार का की समस्या का समाधान हो जाता है तो लोग, मध्यवर्गीय लोग संस्कृति की ओर जाते हैं, और घुमा फिरा के संस्कृति जो है धर्म में रिड्यूस हो जाता है। तो और हिंदी वाले थोड़ा विशेष जो है हिंदी को हिंदू से और हिंदुस्तान से देखने का, और पिताजी के अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव थे। उनका उनका जो घर था वो चिक टोली में था, कसाईयों की टोली थी, और वो आज़ादी की रात में जो है वो अटैक हुआ था, और उनके यहाँ वो साबुन की छोटी सी फैक्ट्री थी, उसके कारीगर लोग मारे गए थे। ये छत पे 2 मंजिला पर खड़ा होकर वो हत्याओं को देख रहे थे। तो वो हर व्यक्ति का अपने जीवन का अनुभव होता है, उस जीवन अनुभव ने उनको हाउस धकेल दिया। तो वो कश्मीर वाले आंदोलन में भी जब वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहाँ कैद थे श्रीनगर में, तो ये लोग जाके दिल्ली में गिरफ्तारी उन्होंने दी थी। जेल में ही बीए का उनका रिजल्ट पता लगा था। तो वो मीसा में 18 महीना बंद रहे। तो ये सब कई बार जेल गए वो। तो अपना उनका जो बेचारिकी थी उसमें वो अपनी ईमानदारी थी, लेकिन वही कट्टरता थी और एक घृणा का बोध था। और मेरी जब मेरी आंखें खुली तो मिथकों के नायक को बताया जा रहा था कि सचमुच में वो मैंने कविता लिखी थी। उनके उनके भी नॉवेल हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान आता है, तो उससे आपको प्रेरणा तो मिली ही। कोई प्रेरणा नहीं मिली है, लेकिन हाँ कबीर पे जो उनका जो सुधो में साधो वगैरह है। देखिए, परिवेश तो पिताजी ने ही दिया। लाइब्रेरी पिताजी की भी थी। धर्मयुग और सारिका और दिनमान बचपन से मैं देख रहा था, वो पिताजी के कारण आ रहा था। पिताजी ने ही प्रोत्साहित किया, उन्होंने ही पहले सारी रचनाओं को छपवाया। और राम मंदिर में वो लगे हुए थे, उसके खिलाफ भी कविता मैंने लिखी, तो उनको उन्होंने कभी डांटा नहीं कि हाँ आप क्यों इस ढंग से लिख रहे हैं। और जब मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ऐसी सेवा में आया कि एकदम ग्रास रूट पर पोस्टिंग शुरू हुई मेरी, वहाँ जाके मैंने देखा कि वर्ण व्यवस्थावादी जो समाज है, जो ये जर्मना जाति के आधार पे घृणा करता है, उसका कितना विकृत और कितना विकराल रूप हो सकता है, वो मुझे वहाँ रोहतास में दिखा। कितनी घृणा टपकता हुआ ये जर्मना जो सामाजिक संरचना है, उसकी जो अदृश्य हिंसा है, जो बिना मारे हुए मार देती है आपके व्यक्तित्व को, कुचलते रहती है लगातार आपकी प्रतिभाओं को। तो बहुत नज़दीक से वो देखने का मौका मिला। फिर उस आंदोलन को जो वो चेरो लोग कर रहे थे, जो उनका डूब क्षेत्र में आ रहा था, जहाँ डॉक्टर बेनियन नाम बदल के उसकी अगुवाई कर रहे थे, जेएनयू के कई लड़के उनके साथ हुआ करते थे। उस समय आईपीएफ हुआ करता था एक अंडरग्राउंड, हाँ अंडरग्राउंड के तौर पे। तो इन सारे चीज़ों ने मध्य बिहार में एकदम जहाँ सब कुछ आंदोलन था, आलोड़ित था, वहीं मेरी पोस्टिंग हो गई। उस आलोड़न में वो सारा कुछ जो है वो सारा व्यक्तित्व जो है मध्यवर्गीय जो केचुल था, या जो भी कहिए, वो सारा उतर गया वहाँ, एक तरह से पुनर्जन्म हुआ। लेकिन इतनी भी चिढ़ क्या कि आप कहते हैं कि मैं प्रसाद भी नहीं है, मिठाई विठाई नहीं खाऊंगा? आपने कहा है, एक प्रसंग किसी ने जिक्र किया है क्या कि मैंने जो देखा है अपने जीवन में कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग जो होते हैं, पदाधिकारी खास करके, वो 3-3 घंटा पूजा या पूरा नमाज या चर्च में एकदम बहुत ही बंद रहा, बहुत करते हैं। उनको लगता है कि दिन भर जो पाप हमने किया है उसका वो निराकरण वैसे ही हो सकता है कि जब तक बहुत गंभीर 3 घंटा 4 घंटा नहीं किया जाए वो सब। तो ये जो है ना, वो हिपोक्रेसी की सीमा है, और उसका प्रकट करना।
अगर ठीक है कि आपकी किसी परम सत्ता में आपकी आस्था है, उस पर क्या आपत्ति हो सकती है। देह के परे भी मन है और चीज़ें हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, करनी चाहिए उस पर। लेकिन ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है ना भाई, कि आप जो है आप अपने मस्तिष्क के चमकने के लिए, उस पर धूल उतारने के लिए आप पढ़ते हैं, शरीर के लिए आप व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, दौड़ते हैं, उस ढंग से अपने मन को साफ करने के लिए या अंतर्मन में पवित्रता के बोध के लिए आप कहीं जुड़ते हैं, किसी भी बड़ी शक्ति से आप इसी कल्पना कर रहे हैं, ईश्वर के तौर पे, अल्लाह के तौर पे, गॉड के तौर पे। ये बहुत एकदम नितांत ये अंतर्मन और व्यक्तिगत मामला है। तो उस पर टीका लगा के और दाढ़ी बढ़ा के और मतलब दिखाने की, मतलब इसका अर्थ है कि अंदर से आप एकदम खोखले हैं, केवल आप दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत पवित्र व्यक्ति हैं, गंदे आप उतना ही ज़्यादा हैं आप, तो वो गुस्सा पैदा करता है। ठीक है, अब उम्र हो गई है, अब गुस्सा खत्म हो गया है। ये आपकी कहानियाँ और आपके 2 उपन्यास के केंद्र में आदिवासी है, झारखंड है, जो नया उपन्यास है आपका, ये गूंगी रोलाई का कोरस, तो ये अलग क्यों और कैसे? देखिए, हमारी जो परंपरा है, साहित्य की जो परंपरा है, हमारे अग्रजों और पूर्वजों की परंपरा है कि लेखनी को जो है ना, वो हमेशा सबसे कमज़ोर, सबसे दलित, सबसे विपदा में पड़े हुए लोगों के साथ, समुदाय के साथ खड़ा होना चाहिए। समुदाय क्या, वो तो एक पंछी के बिलाप से, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, क्रॉच पंछी के बिलाप से जो है एक बहेलिया का हृदय पिघल गया। और इस हमारी संस्कृति का पहला महाकाव्य जो है रामायण, वो प्रकट हुआ। आह से उपजा हुआ गान, जिसको मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं। इस राज्य में मॉब लिंचिंग होता है, बड़ी संख्या में मॉब लिंचिंग होती है। जनप्रतिनिधि माला पहनाने जाते हैं उन लोगों को जो मॉब लिंचिंग करके बेल पे छूट रहे हैं। तो कौन दोषी था, कौन दोषी नहीं था, इसके निर्णय करने का एक लोकतंत्र में, जनतंत्र में एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, एक सभ्य समाज ने। कि दोषी कौन होगा उसको सिद्ध करने का एक सभ्य समाज ने एक प्रक्रिया तय किया हुआ है। मतलब हम प्रस्तर युग में लौट रहे हैं क्या? और आप रोने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। और आप देख लीजिए अखलाक के मामले में कि जो अपराधी हैं उन्हीं को नौकरी दे रहे हैं, और जो जिसके यहाँ हत्याएं हुई हैं उसको वहाँ से भागने का। तो ये जो संगीत घराने भी आते हैं, वो तो कहने का तरीका था। मैं कैसे कहता इसी कहानी को, यथार्थ को यथार्थ के तौर पर रखना तो रचना प्रक्रिया में नहीं आएगा ना, कलात्मक रूप नहीं होगा। तुम आपको अपनी बात कहनी थी, तो मुझे लगा कि आप संस्कृति को धर्म में रिड्यूस करके वहाँ से सबको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। तो संस्कृति का एक रूप तो हमारा क्लासिकल म्यूजिक भी है। और देश दुनिया में, देश के बाहर अगर हिंदुस्तानी तहजीब को जानते हैं तो पहले हिंदुस्तानी मौसीकी उनके ध्यान में आता है। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा सुसंस्कृत कोई भी समाज है यूरोप का या कहीं का भी, तो हिंदुस्तानी मौसीकी को उसने सुना है, रविशंकर को सुना है, अनुष्का शंकर को उसने सुना है, पन्नालाल घोष और वो बिस्मिल्लाह खां को सुना है उसने, हरिप्रसाद चौरसिया को उसने सुना है, हमारे सरोद वादकों को सुना है उसने, अमजद अली खान साहब को। डागर बंधुओं ने पेरिस में जो वो ध्रुपद की एकेडमी खड़ा की, तो ध्रुपद को जानता है लोग। और हिंदुस्तानी मौसीकी का यह सौभाग्य है कि वहाँ जो धारा चलती है खिलजी के समय 13वीं शताब्दी से, तो वहाँ देवगिरी के गोपाल नायक भी हैं, तो अमीर खुसरो भी हैं। मतलब कि हमारी पवित्र नदियाँ हैं, तो ईरान का इत्र भी उसमें समाहित होता है। और तब ये धारा निकलती है शास्त्रीय संगीत की, हिंदुस्तानी मौसीकी की। जवान होता है ध्रुपद संगीत तानसेन के, अकबर के दरबार में, ठीक है, स्वामी हरिदास का आशीर्वाद उसको है। फिर आगे बढ़ता है तो वो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ वो आता है ख्याल गायकी, एक नया उसके मुकुट में एक नया वो पंख लगता है ख्याल गायकी में। और अवध में उसको ठुमरी मिलती है। और घराने फिर देख लीजिए, बड़ो बाबा अलाउद्दीन खां साहब, जिनकी गायन से जो है माँ शारदे का, मैहर की शारदा माँ का जो है पट खुलता है, उनके गायन से बंद होता है। बिस्मिल्लाह खां साहब जो है अपना जो है वो पहला वो सहनाई जो है उसकी राग जो है भेजते हैं वो नहीं है काशी में, विश्वनाथ शिव को पहला सलाम जो है शिव को भेजते हैं। तो ये परंपरा है हमारी। तो कहानी तो वहाँ से आएगी जहाँ वो गले मिला जा रहा है। और ऐसे भी मौसीकी की जो खासियत ये है कि एक बार उसमें जो डूब गया
तो अब रूह जो है, रूह को सुना रही है मौसीकी, तो वहाँ इबादत भी वही है, पूजा भी वही है, नमाज भी वही है, आरती भी वही है, उससे अलग हट के कुछ है ही नहीं है। डागर बंधुओं ने यही किया, बिस्मिल्लाह खां साहब ने यही किया, अलाउद्दीन खां साहब ने, और एक लंबी परंपरा है उसकी भाई। तो हमको चीज वहीं से लाना था, उसको बताना था कि ये ट्रेडिशन है आपका, ट्रेडिशन आपका घृणा वाला नहीं है। आपने थोड़ी देर पहले अधिकारियों की बात की, आप आईएएस अफसर हैं, तो कितना संवेदना बचा पाते हैं और कितना समय बचा पाते हैं लेखन के लिए? देखिए, जो कविता के नज़दीक होगा, जो साहित्य के नज़दीक होगा, उसकी संवेदना, उसके मन की मिट्टी गीली रहेगी। इसलिए साहित्य बहुत ज़रूरी है, कविता बहुत ज़रूरी है नई पीढ़ी के लिए। मैं आज देख रहा था कि वो गांधी जी के 3 बंदरों ने मिल के एक मोबाइल का आविष्कार कर लिया। अब फिर मोबाइल में डूब जाइए तो मतलब फिर देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, कहना ही नहीं है। तो नई पीढ़ी से भी यही आग्रह है कि अगर आप अपने मन की मिट्टी को गीला रखना चाहते हैं, अपने मैं में आप सारे समुदाय को, सारे लोगों के दुख को शामिल करना चाहते हैं, तो साहित्य के नज़दीक रहिए, कविताओं के नज़दीक रहिए, और संवेदना आपकी जगी रहे, और आप हम में जिए, मैं में नहीं, मैं से हम की ओर आइए, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होगी। अभी एक नौजवान लेखक मृणाल आए हुए थे आप ही के आयोजन में, उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल नहीं है वो साहित्यकार नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, है क्या कि वो सीमंद बुआ ही ने कहा था कि व्यक्तिगत भी राजनीतिक है, पर्सनल इज ए पॉलिटिकल। तो जो बात सीमंद बुआ बोली है, उस पर मैं कितना छोटा व्यक्ति हूँ, मैं क्या टिप्पणी करूँ उस पर। नया क्या लिख रहे हैं रणेंद्र जी? वो पाठक का श्रोता, हमारे श्रोता जो है, पाठक तो रहे नहीं, अब श्रोता हो गए हमारे, तो श्रोता जानना चाहते हैं। 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा कि थोड़ा पढ़ा जाएगा। अभी आलोचना का जो अंक आएगा जनवरी से मार्च वाला, तो उसमें रेणु को मैंने अलग नज़र से देखने की कोशिश की है। रेणु के यहाँ जो आदिवासियों के प्रति संवेदना का अभाव है, रेणु के यहाँ स्त्रियाँ जो हैं केवल शोभा और प्रेम की वस्तु हैं, रेणु के यहाँ मुसलमान थोड़ा अन्य भाव से देखे गए हैं। तो मैंने रेणु की खासियत की, उनके सौंदर्य की, उनकी ताकत की, उनकी ऊंचाई की चर्चा करते हुए उनकी जो सैद्धांतिकी की जो दृष्टि है, उसमें जो थोड़ी सी मुझे जो खलिश लगी है, उसको बहुत विस्तार से कहने की कोशिश मैंने की है। खास करके वहाँ संतालों का जो बटाईदारी आंदोलन था 1937 से शुरू होकर वो लगातार चलता रहा। नहीं, 37, वो जब यहाँ सरकार बनी थी उस समय वो, और वो दुल्ला टुडू थे एक संथाल शिक्षक, और वो उनके साथ थे एक धतुरानंद चौधरी, एक जमींदार के ही पुत्र, लेकिन सर्वहारा हो चुके थे, और जिन से उन्होंने वहाँ खड़ी की लड़ाई, और जिसका अंत हुआ 71 संभवतः, वो नरसंहार से पहली बार चंदवा रूपसपुर नरसंहार हुआ था, धमदाहा अनुमंडल अब हो गया है। और वो कांग्रेस के वो विधानसभा के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सुधांशु, जो बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, वो दोषी करार, सचमुच में दोषी थे वो। और दिनमान में भी एक 10 लाइन की पंक्ति नहीं लिख रहे हैं रेणु, इतने बड़े नरसंहार पे भी। तो कई चीज़ें हैं। और दूसरा कि अभी संजीव जी को लेकर एक निशांत जो कवि हैं वर्धमान विश्वविद्यालय में हैं, एक विषांक लाने वाले हैं, एक पत्रिका का कि का पहला अंक ही आने वाला है। तो संजीव की जो दृष्टि है वो आदिवासियों को की लड़ाइयों को किस ढंग से महसूस कर रहे हैं, और जहाँ से आदिवासी लेखन की पूरी धारा ही बदल जाती है, या उपन्यास लेखन की ही एक अलग तरह की धारा वो शुरू करते हैं, लेकिन कई कारणों से वो ढंग से रेखांकित नहीं होते हैं। तो उनको मैंने देखने की कोशिश कहने की। का है कि आप कथेतर साहित्य से अलग आलोचना की ओर जा रहे हैं क्या? 2 चीज़ें मैंने लिखी हैं इधर, जो बड़ी मेहनत करके लिखी हैं, लेकिन जो उपन्यास में लिख रहा हूँ, जिसकी तैयारी मैं कई वर्षों से कर रहा था, कि एडवर्ड सईद कहते हैं कि पूरा यूरोप जो है ना, उसने पूरे जो सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड भी वो जो क्वाइन है शब्द का, उसने भी वही उन्हीं लोगों ने दिया है। तो उसकी जिस ढंग से स्टीरियोटाइपिंग उसने की थी, जैसे हिंदुस्तान के लोगों के बारे में कि मदारियों का और हाथियों का, और उस ढंग से मुसलमानों की भी वो एक तरह से टाइप करने, एडवर्ड सईद ने पूरी किताब इस पर लिखी है। इस्लामोफोबिया जो है क्रिएट किया गया है। और आपके यहाँ जो रेनेसां के बाद और इनलाइटमेंट के बाद जो फिलॉसफी की धारा शुरू होती है यूरोप में, देकार्त आते हैं, वो कहते हैं कि मैं अतीत से कुछ भी नहीं लेना चाहता हूँ। क्यों लेना चाहते हैं आप? ग्रीस की सभ्यता ने जितना विज्ञान को और सारी चीज़ों को जिस ढंग से दर्शन से लेके साइंस तक का, टेक्नोलॉजी तक में जो उसकी पकड़ थी, रोम की जो पकड़ थी, क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते हैं? तो दिक्कत यहाँ है कि स्वीकार आप करेंगे तो आप अरब अब्बासी खलीफाओं के समय अनुवाद हुआ था,
फिर वहाँ से लैटिन में गए, वो लैटिन से उन्होंने लिया, लेकिन उसके पहले वो अरबी में आया और अरबी में चीन की भी चीज़ें गई, हमारे यहाँ की भी चीज़ें गई और सब मिल के वहाँ विज्ञान का अद्भुत विकास हुआ। पूरा अब्बासी खलीफाओं का जो समय है 800 से लेके 12वीं-13वीं शताब्दी तक अद्भुत विज्ञान का विकास का समय है। एक से एक पॉलीमैथ वहाँ पैदा हो रहे हैं, 10-10 विषय के जानकार लोग हैं और आपके दरबार में हैसियत आपकी पुस्तकालय से बन रही है। उस मुस्लिम समाज को जो कई कारणों से, मंगोलों के कारण या अन्य कारणों से सारी चीज़ें बदल गई, लेकिन आप सारे मुसलमान को आप उसी ढंग से कट्टर और दाढ़ी बढ़ा हुआ और लुंगी पहन के गंदा सा व्यक्ति के तौर पे, तो क्यों विज्ञान, अच्छा अभी भी जो जिस ढंग से लोग लगे हुए हैं, क्या सरदार गयासुद्दीन सरदार या एक बड़े वैज्ञानिक लेखक हैं या बहुत बड़े वो हैं यूरोप में जिन्होंने, तो वो कई लोग हैं आज भी, तो उन चीज़ों को आप एकदम सामने लाना चाहते हैं। तो एक इस स्टीरियोटाइपिंग खिलाफ या इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो चीज़ें हैं सचमुच में इतिहास में घटित हुई हैं या वर्तमान में भी हो रही हैं, केवल इतिहास तो मैं लिखूंगा नहीं, उसको जोड़ूंगा आज की चीज़ों से, तो वो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस्लाम का इतिहास। मैंने एक किताब पाई, इतिहास होगा या फिक्शन होगा? फिक्शन होगा। मैंने वो जो विज्ञान का वहाँ विकास हुआ है, विज्ञान का जो विकास हुआ है, इस ढंग से इस्लाम के इतिहास में कुछ 21 महिलाएं हैं जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, जिसमें वैज्ञानिक भी हैं, गणितज्ञ भी हैं और कई तरह के लोग हैं। तो क्यों उन लोग दुनिया के सब क्यों नहीं मालूम है इनके बारे में? तो कई चीज़ें हैं आपके यहाँ। वो दक्षिण में जो विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ उनके पत्नी या प्रेमिका के तौर पे एक मुस्लिम राजकुमारी है और वो जो समारोह होता है 20 दिनों का, तो विष्णु का रथ जाता है वो अपनी वो मुस्लिम रानी के दरबार पे और वो सेवा करते हैं विष्णु उनकी। तो ये चीज़ें क्यों नहीं मालूम है लोगों को? अब जगन्नाथ जी का रथ जब लौटता है तो वो रुकता है अपने उस मुस्लिम जो उनका पूजा भक्त था उसके जो मजार है या उसकी जो उस पर वहाँ रुकता है उसको। तो ऐसे सैकड़ों कहानियाँ हैं ऐसी। वो मैं भूल रहा हूँ, पूरी किताब है उस पर, सबा नकवी की। हाँ, सबा नकवी किताब है जो ऐसी कहानियों को उन्होंने, जब इंडियन एक्सप्रेस पे उनकी बेटी हाँ सबा नकवी की किताब है वो, तो उसमें इस ढंग की कहानियाँ दर्ज हैं। तो ये कहानियाँ लोगों को क्यों नहीं मालूम होनी चाहिए? तो ये कई चीज़ें हैं जो इस स्टीरियोटाइपिंग के खिलाफ जाएंगी और इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ जाएंगी, इसकी चर्चा ही नहीं करने देता है लोग। तो ये चर्चा होनी चाहिए और फिर मैं कह रहा हूँ कि हजार हाथों से होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं फॉलोअप के लिए शेरोज कमर हमारे साथ थे, सानिशा रथ, और रणेंद्र जी के लिए एक शेर है, बड़ा मशहूर शेर है कि खुदा नसीब करे तुमको इस कदर शोहरत, तुम्हारे नाम के आगे किसी का नाम ना हो। रणेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in